पूछ लेना, ऐप में वैसे अपलोड है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन एक बार आप कंफर्म करने के लिए फिर से पूछ लेना, ठीक है। ओके, इसमें जो स्टूडेंट बोल रहे थे वंस मोर रिपीट, ठीक है, तो भाई ये रिपीट में रिपीट क्या करना है जरा मुझे बताओगे? -x क्यों आया? अच्छा, बचपन में इक्विलिब्रिया पढ़ा है? सभी ने इक्विलिब्रिया पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अभी देखो, चलो इक्विलिब्रिया भी छोड़ो, इक्विलिब्रिया भी गया साइड में, रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन मुझे एक चीज समझ में आती है, अगर ए का 1 मोल कंज्यूम होता है, सुनना, ए का 1 मोल कंज्यूम होगा तो बी का बी मोल बनेगा और सी का सी मोल बनेगा, क्योंकि इन दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक बीएनसी है। ये तो समझ में आता है ना। बैलेंस रिएक्शन हमें यही इंफॉर्मेशन देता है कि अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो कितने अमाउंट की हमें रिक्वायरमेंट है रिएक्टेंट्स की फॉर कंप्लीट रिएक्शन, और कितना कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट हमारा प्रोडक्ट का बनने वाला है। ये इंफॉर्मेशन हमें स्टोइकियोमेट्री से मिलता है, ठीक है। तो हमें इस रिएक्शन से क्लियर कट दिख रहा है कि अगर मेरा 1 मोल ए रिएक्शन में चला जाता है तो मेरा बी मोल बी बनेगा और सी मोल सी बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे 2 मोल रिएक्शन में जाते ए के, तो कितना हो जाएगा ये? अगर मेरे 2 मोल रिएक्शन पे जाएंगे तो ये 2 इंटू बी, मतलब 2b बनेगा, 2b मोल्स बन जाएगा मेरा बी, और 2c मोल्स बन जाएगा मेरा सी। अगर ये मेरे 100 मोल्स रिएक्शन में चले जाते ए के, तो मेरा बी बन जाएगा 100b और सी बन जाएगा 100 स्मॉल सी। ये स्मॉल सी और स्मॉल बी बोल रहा हूं मैं 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ओके, सो अब सीधी सी बात है बच्चा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट, है ना। जितना ज्यादा अमाउंट सिस्टम के अंदर होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा कि नहीं होगा? तो जब आपका समय बीतेगा, जब t0 से आप टाइम t पर आओगे तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई होगी, मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन तो ए का बी और सी में गया होगा। तो इसका मतलब ए का अमाउंट कम हो रहा है, और अगर ए का अमाउंट कम हो रहा है तो इसका मतलब जो शुरुआत में प्रेशर था ए का पी नॉट, वो अभी कम हो जाएगा। पी नॉट से वैल्यू कम हो जाएगी ना ए की, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये पी नॉट माइनस एक्स है, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। तो ये जो एक्स पार्ट है, ये एक्स पार्ट क्या है? कंज्यूम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा बराबर नहीं है क्योंकि ये प्रेशर के टर्म्स में, ठीक है। तो एक्स पार्ट क्या हो गया? ये हमारा वो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जो कंज्यूम हो चुका है। तो भाई अगर हमारा एक्स पार्ट या एक्स आपका प्रेशर कम हुआ है ए का, है ना, तो हमारा बी का कितना प्रेशर बनेगा? बी इंटू एक्स, क्योंकि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। एंड सिमिलरली सी का भी प्रेशर कितना हो जाएगा? सी इंटू एक्स। अभी समझ में आई ये चीज? एक्स बाई टू क्यों होगा? एक्स बाई टू क्यों होगा? एक्स बाई टू क्यों होगा भाई? अच्छा चलो वो सब छोड़ो, आप ऐसा लिखते हो, ऐसे लिखते हो, शुरुआत में नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं तो इन दोनों के 0 0 हो गए, और जब टाइम टी हुआ तो अगर ये एक्स मोल्स कंज्यूम हो गया है तो ये 2x बनेगा और ये 3x बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? सेम चीज बच्चा आप अप्लाई कर सकते हो प्रेशर के टर्म्स में। शुरुआत में प्रेशर का पी नॉट है, तो टाइम टी के बाद अगर ये पी नॉट माइनस एक्स हो जाता है, मतलब एक्स कम हो जाता है प्रेशर, तो इनके प्रेशर में जो राइज आएगा वो बी एक्स का और सी एक्स का है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स में जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हो प्रेशर के लिए भी सेम उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब मैं आगे चल रहा हूँ। ओके, सब आगे देखते हैं।
नहीं बच्चा, ऐसे नहीं होता है, यहाँ 2 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है वो, ठीक है। ए टूटेगा तो उसी टाइम पे बी और सी बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा ए का कुछ पार्ट आपका बी पे नहीं जा रहा। एक मोल पार्ट टूटता है तो वो एक मोल से बी मोल बी बनने का, सी मोल सी बन रहा है मेरा, ठीक है। कि एक ही समय में प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ही पाथ को फॉलो करते हुए, एक ही मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। जो तुम बोलो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो तब होता है जब आपका बी और सी अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू बन रहे होते हैं। मतलब एक पाथ फॉलो करके बी बनता, दूसरा पाथ फॉलो करके सी बनता, तब आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो पहले वो आइडेंटिफाई करो, करना पता होना चाहिए आपको रिएक्शन का कि कहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कहाँ पर नहीं। यहाँ पर नहीं होता है वो जो आप बोल रहे हो, वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब आपका बी और सी फॉर्म होगा बाय डिफरेंट पाथ। मतलब बी के लिए एक अलग मैकेनिज्म है, सी जैसे आपका वो होता है मेजर माइनर, मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होते हैं ना, दोनों अलग अलग मैकेनिज्म से जाते हैं। एक तरफ से अटैक होता है, दूसरे में दूसरी तरफ से अटैक होता है। तो जब अटैक ही अलग हो रहा है तो उसका मतलब मैकेनिज्म में फर्क आ गया, तो वही चीज है और कुछ नहीं, ठीक है। वो जो आप बोल रहे हो वहां फॉलो होगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। ओके सो अब हम बात करते हैं, तो अभी देखो हमारा एम क्या है, पी ए नॉट और पी ए टी को पी नॉट और पी टी के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर अगर बात करूं बच्चा कि भाई जो प्रेशर होगा टोटल पीटी, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पी ए एट टाइम टी प्लस पे पी बी एट टाइम टी प्लस पे पी सी एट टाइम टी। ऑब्वियस है भाई, टाइम टी पे इन सबका जो प्रेशर होगा उसी के सम के बराबर तो होगा। और इन सबका प्रेशर क्या क्या है, इसका प्रेशर है पी नॉट माइनस एक्स, इसका प्रेशर कितना है बी एक्स, और इसका प्रेशर कितना है सी एक्स, देख लो, ठीक है। तो इसका मतलब जो पीटी बना हमारा, ये बन गया पी नॉट, क्या कर दे, प्लस बी प्लस सी माइनस वन, है ना, ये हो जाएगा एक्स, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, बी प्लस सी को मैं एक नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, विच इज लेट्स से एन, एन माइनस वन एक्स। इतना ध्यान रखना, एन क्या है, इट्स अ सम ऑफ स्टोक्योमेट्री ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टोक्योमेट्री जो है प्रोडक्ट के उनका सम है एन, ठीक है। सो इट बिकम्स एन माइनस वन, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इसका मतलब मेरा जो एक्स है, एक्स वो क्या बन जाएगा, पी टी पी नॉट अपॉन पे एन माइनस वन। देख लेना कहीं पे भी अगर प्लस माइनस में गलती तो बता देना मुझे, ठीक है। तो दिस इज माई एक्स, तो इसका मतलब देखो इस एक्सप्रेशन पे हो, एल एन पी ए नॉट की जगह, पी ए नॉट की जगह तो मैं पी नॉट लिख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पी ए टी पे फोकस करना है, पी ए टी मेरा पी नॉट माइनस एक्स है, पी नॉट का कोई इश्यू नहीं है ना। एक्स को मुझे हटाना है, एक्स को मुझे रखना है पी नॉट और पी ए की टर्म्स में, पी टी की टर्म्स में। तो देखो एक्स मेरा ये आ गया, तो इसका मतलब जो पी ए होगा टाइम टी, जो कि हमारा पी नॉट माइनस एक्स था, वो अभी क्या बन जाएगा, इट बिकम्स पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट अपॉन पे एन माइनस वन, ये ब्रैकेट के अंदर इसका, यस और नो। सो इसका मतलब जो हमारा पी टी पी ए एट टाइम टी है, ये बना क्या हमारा, एन माइनस वन ऊपर जाएगा, पी नॉट माइनस पे पी टी प्लस पे पी नॉट अपॉन पे एन माइनस वन, ठीक है। तो इसका मतलब जो पी ए टी हो गया, ये हमारा हो जाएगा, ये पी नॉट को अंदर लेकर आए, तो पी नॉट को अंदर लेकर आएंगे तो बच्चा प्लस वन हो जाएगा, है ना। तो इसे मैं एन पी नॉट लिख लू सीधा, ये हमारा एन पी नॉट हो जाएगा माइनस पे पी टी अपॉन पे एन माइनस वन, अब देख सकते हो, ठीक है। सो इसका मतलब एल एन पी ए नॉट बाई पी ए टी इज इक्वल टू के टी, क्या बन गया, एल एन पी ए नॉट की जगह लिख लू पी नॉट, और पी ए टी की जगह लिख लू एन पी नॉट माइनस पे पी टी इंटू पे एन माइनस वन is equal to kt. So this is the integrated form. देख लो कोई प्रॉब्लम है तो,
सो बच्चा ये इससे फायदा क्या होगा ना, इससे देखो मैंने अभी पहले बता रखा है, ये मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल के दिया है, ठीक है, और उस जनरल एक्सप्रेशन में मैंने स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट 1 लिया, तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इफ यू कंसीडर स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एज 1। तो अगर कहीं पे 2 3 आ जाता तो उसे 1 बना लेना, 1 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप दोनों तरफ एक ही नंबर से डिवाइड कर दो। अब इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना कि कुछ भी हो, कैसा भी फॉर्म हो, रिएक्टेंट शुड बी ए गिविंग, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो आपका एक ही रिएक्टेंट दिखाएंगे जनरली, तो इट शुड बी ए गिविंग समथिंग, ठीक है। और एन का वैल्यू ध्यान रखना है, एन इज नॉट ऑर्डर, एन इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट। ये मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ, ये देखो ये रहा, ठीक है, मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये देखो ये मार्क किया है। तो एन को ऑर्डर मत मान लेना कि 1 - 1 कर रहे हो, बार बार n - 1 को 1 - 1 कर दिया, ठीक है, वो नहीं करना है, फिर तो कभी आंसर नहीं मिलेगा। एक बार ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा, आंसर आप चुटकी बजा के कर लोगे, कोई मेहनत का काम नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। सही हो गया, ओके। सो अभी क्या करते हैं, अभी एक लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका, विच इज दिस सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हेडिंग बना सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और ये होते ही क्या है, कोई मुझे समझाएगा, व्हाट आर सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस? एक ने लिखा है दिखते सेकंड ऑर्डर पर होते फर्स्ट ऑर्डर है, एक ने ऐसा लिखा है, एक ने एक स्टेटमेंट ऐसा है, पता नहीं किस स्टूडेंट लिखा है, ठीक है। तो एक ने लिखा वन रिएक्टेंट इज एन एक्सेस, ये तो बहुतों ने लिखा है एक्सेस वाला तो केस। तो क्या एक ने बड़ा बुक का डेफिनेशन दिया है, रिएक्शन विच इन विच मोर देन वन स्पीशीज आर इन्वॉल्वड इन आरडीएस डिटरमाइनिंग स्टेप बट द ऑर्डर इज 1, ठीक है। सो ये इट्स अ बुक इज डेफिनेशन, ठीक है, बुक का डेफिनेशन है, तो मैं कभी भी उस पर इंटरेस्टेड रहता हूँ, लिखवाता मैं भी डेफिनेशन बुक का ही हूँ, या थोड़ा बहुत चेंज करके लिखवा देता हूँ, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता, समझाने की बात आती है, ठीक है। ये क्या लिखा है किसी ने, जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं बट अंडर सर्टेन कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर हो जाते हैं, ये क्या होता है? जो फर्स्ट ऑर्डर के ही है तो सर्टेन कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर के वापस कैसे बनेंगे? ओके, एक स्टूडेंट ने बोला था कि जो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं लेकिन वो हमें हाई ऑर्डर के दिखते हैं, ऐसा कुछ बोला, ठीक है। बच्चा ये उसने पता नहीं, या तो उसको गलत पता है या वो उल्टा बोल रहा है, ठीक है। होता क्या है, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब, सूडो मतलब फॉल्स, एक ने लिखा फॉल्स ऑर्डर, ठीक है, तो इट्स अ फॉल्स यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो होता क्या है कि एक्चुअली में जो हमारे जो मॉलिक्युलरिटी होती है रिएक्शन की, इट इज ग्रेटर देन 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। और मॉलिक्युलरिटी भी आपकी 3 से ज्यादा नहीं होती, तो इट कैन नॉट बी एनीथिंग, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी कभी भी आपकी 3 से ज्यादा नहीं होगी। तो होता है क्या है कि एक्चुअली में वो आपके हायर मॉलिक्युलरिटी के होते हैं, बट सर्टेन कंडीशंस में, मतलब उन रिएक्शंस को, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में वो क्या होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, पर उनका जो बिहेवियर है वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह है, ठीक है। तो एक्चुअली में वो हमारे हाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है, पर उनका जो बिहेवियर है, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, जो उनकी आप स्टडी करोगे तो वो एज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की तरह उनकी स्टडी होती है, मतलब प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसे ही दिखाते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जो आपकी हाई मॉलिक्युलरिटी की है बट हमें यूनिमॉलिक्यूलर का बिहेवियर दिखा रही है, ठीक है। हाँ, तो उसमें फिर वो बात आ जाती है जो एक स्टूडेंट ने लिखा था कि बेसिकली
ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज इन्वॉल्व होती है आरडीएस पे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में, लेकिन उनका जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है, तो उनको हम बोलते हैं सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये बुक का डेफिनेशन है, ठीक है। हाँ, तो अब ऐसे केस में क्या होता है, अब सीधी सी बात है बच्चा, खुद ही हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि अगर समझो हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, R इज इक्वल टू K इंटू बी, ठीक है, K इंटू ए इंटू बी, ठीक है, तो इट्स अ सेकंड ऑर्डर, इट्स अ 2 मॉलिक्युलरिटी, ठीक है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो अब ये मेरा जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जिसका मॉलिक्युलरिटी 2 है, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूं कि मेरे इन दोनों में से किसी एक का कंसंट्रेशन कभी चेंज ही ना करे थ्रू आउट द रिएक्शन, तो क्या होगा, तो इवन तो ये मेरे सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अगर मेरी दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रिएक्शन रेट पे चेंज आएगा सेकेंड ऑर्डर की तरह। लेकिन अब हमने एक स्टडी इस तरह से हो रहा है कि हमारा एक का कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आने वाला है, तो अभी वो सेकेंड ऑर्डर होते हुए भी फर्स्ट ऑर्डर की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि अभी जो हमारा कंसंट्रेशन है एक का वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो उस पर कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो उसका आंसर रेट ऑफ रिएक्शन का भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैंने बोला कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तो इंपॉर्टेंट टर्म इज कंसंट्रेशन शुड बी कांस्टेंट, तो हमारा कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, किसी तरीके से भी करो, डजंट मैटर। आप एक को बहुत एक्सेस में ले लो, है ना, जनरली तो हम यही पढ़ते हैं कि हमारा एक स्पीशी बहुत एक्सेस में, या फिर आप एक ऐसा स्पीशी ले लो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, जिसकी कंसंट्रेशन के ऊपर चीजें डिपेंड भी कर रही, पर वो उसकी कंसंट्रेशन में इफेक्ट नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैटलिस्ट, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई कैटलिस्ट है जिसका रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन में ऐसा कोई चेंज नहीं आ रहा है पूरी रिएक्शन होने पर भी, तो वो वहां पर भी हमारा इवन तो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर चीजें निर्भर होगी, पर उस रिएक्शन के अंदर अगर उस कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, so it is again become a first order reaction even though it is second order, ठीक है। सो ऐसी रिएक्शंस जिनका मॉलिक्युलरिटी 1 से ज्यादा हो लेकिन उनका बिहेवियर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की तरह हो, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एंड सूडो मींस फॉल्स। एक बच्चे ने लिखा है फॉल्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं बायमॉलिक्यूलर से हम यूनिमॉलिक्यूलर पे जाएंगे, मतलब बायमॉलिक्यूलर को हम सूडो यूनिमॉलिक्यूलर पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला भी था कि उस वक्त मैं आपको वो A प्लस बी वाला सेकंड ऑर्डर का केस हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, सो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है विच इज बायमॉलिक्यूलर और दोनों का कंसंट्रेशन अलग है। सो लेट्स हमारे पास ऐसी कोई रिएक्शन है A प्लस B गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। सो टाइम 0 पर इसकी जो कंसंट्रेशन इट इज A नॉट और इसकी जो कंसंट्रेशन इट इज B नॉट, ठीक है। और लेट्स दिस बिकम 0, और जब टाइम T हुआ ये बन गया हमारा A नॉट माइनस एक्स और ये बन गया हमारा B नॉट माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा x, ठीक है, ये बनेगा। अब मैं इसका रेट लॉ लिख लेता हूँ, तो रेट लॉ क्या बनेगा इसका,
R is equal to K A into पे B, लेकिन और A क्या है? A है कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T, B इज कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम T। ठीक है, तो अगर मैं इसका वो फॉर्म लिखता हूँ, क्या कहते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म लिखता हूँ, तो बच्चा क्या आएगा? या तो मैं माइनस जे बाई डी टी लिख लूँ या माइनस डी बी बाई डी टी लिख लूँ। लेकिन बच्चा यहाँ पे टी की फॉर्म पे जब मैंने लिखा है, टाइम टी पर जब मैंने लिखा है, तो ये ए नॉट माइनस एक्स मेरा ए है और ये ए नॉट बी नॉट माइनस एक्स मेरा बी है। यहाँ पे जो वेरिएबल मेरा बचा है वो एक्स है अभी। ए नॉट इज कांस्टेंट, बी नॉट इज कांस्टेंट, इट्स अ इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स इज द वेरिएबल। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो मैं इसको सीधा प्रोडक्ट की फॉर्म पे लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी टी प्रोडक्ट की फॉर्म पे देखो, इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स बी नॉट माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, डी एक्स ए नॉट माइनस एक्स बी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। तो अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे टाइम जब मैंने जीरो लिया तो एक्स का वैल्यू कितना था? पहले हम ए के रिस्पेक्ट में करते थे, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो टाइम जीरो पर एक्स की वैल्यू जीरो थी और टाइम टी पर एक्स की वैल्यू एक्स होगी। ठीक है, तो जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो हम इसके इंटीग्रेशन पे नहीं जा रहे, प्योर मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्रेशन बनता है बच्चा, वो बनता है ए नॉट माइनस बी नॉट, ठीक है, एल एन पे बी नॉट ए नॉट माइनस एक्स और ए नॉट बी नॉट माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू के टी। अच्छा, ये जो हमने बनाया है ये सेकेंड ऑर्डर के लिए बनाया, तो इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे जो के है इट इज रेट कांस्टेंट ऑफ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो मैं इसे K2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, K2 से। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन, ये हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। तो आपकी इच्छा, भाई याद करना चाहते हो याद करो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, पर आपको अगर याद करनी है इक्वेशन बहुत सारी, तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। अब मैं यहाँ पे कंडीशन डाल रहा हूं, लेट्स से लेट बी नॉट जो है, बी नॉट इट इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू ए नॉट, मतलब बी नॉट की वैल्यू ना ए नॉट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर बी नॉट की वैल्यू ए नॉट से बहुत ज्यादा होगी, तो जब रिएक्शन होगा तो ऑब्वियस है ए नॉट भी कंज्यूम होगा, बी नॉट भी कंज्यूम होगा, लेकिन ए नॉट के कंपैरिजन में बी नॉट का जो कंजम्पशन होगा वो नेग्लिजिबल होगा उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं है? तो अब मैं यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये 1 अपॉन ए नॉट माइनस ये जो बी नॉट है, ये यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन पे माइनस बी नॉट बनेगा, आप चेक कर सकते हो एल एन पे। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, बी नॉट एज इट इज रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो चीजों को। ठीक है, उसे एज इट इज रखना पड़ेगा। ए नॉट माइनस एक्स को हमें एज इट इज रखना पड़ेगा, क्योंकि ए का वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पर ए नॉट मेरा एज इट इज रहेगा, लेकिन आप खुद सोचो बच्चा, बी नॉट माइनस एक्स पे अब एक्स आपका ए नॉट से छोटा है और ए नॉट बी नॉट के मुकाबले बहुत छोटा, तो एक्स भी तो बी नॉट के मुकाबले बहुत छोटा होगा, तो यहाँ पे मैं इसे बी नॉट लिख सकता हूँ सिंपली, है कि नहीं है? सो इट बिकम्स के टू टी, इट इज स्टिल के टू टी। जैसे बी नॉट और बी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा, इस माइनस साइन को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, ये माइनस बी नॉट के साथ, तो ये मेरा बन जाएगा 1 अपॉन बी नॉट एल एन ए नॉट अपॉन पे ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू टी। तो अब मैं इसे जनरलाइज कर देता हूं, तो इसका मतलब एल एन ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स, ये मेरा क्या बन जाएगा, इट बिकम्स के टू बी नॉट टी। And this K2 B naught, B naught is the constant quantity, ठीक है? So this K2 B naught becomes a new constant, a new rate constant, which is called K1.
तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या बन गया, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो देखो ये इवन तो हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था, लेकिन जब हमने ये कंडीशन लगाया कि बी नॉट का कंसंट्रेशन, जो बी का कंसंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा ए से, तो उस वक्त हमारा जो बी जो बहुत हाई था, उसका जो इफेक्ट था रेट के ऊपर वो नेग्लिजिबल हो गया, मतलब नेग्लेक्ट हो गया, इग्नोर हो गया, क्योंकि वो कांस्टेंट एक तरीके से, ठीक है। और किसका इफेक्ट हमें अब ऑब्जर्व हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए का। और इस कारण से हमने जो चीज आपने ध्यान रखनी है उसमें वो ये है कि जो आपका यूनिमॉलिकुलर सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है, इट इज इक्वल टू बायमॉलिकुलर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इनटू पे कंसंट्रेशन ऑफ दैट स्पीशीज विच इज इन एक्सेस। ठीक है, सही है। तो समझ में आई ये चीज? तो दिख रहा है ना आपका बायमॉलिकुलर कैसे आपका यूनिमॉलिकुलर में चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है। तो कभी भी आपको सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा बच्चा, तो आपने उसे फर्स्ट ऑर्डर ही लेके चलना है, उसका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्म यूज करोगे हमेशा, ठीक है। बस ये हो सकता है कि वो आपसे पूछ लेंगे इट्स अ यूनिमॉलिक्यूलर सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, सो व्हाट विल बी इट्स बायमॉलिकुलर रेट कांस्टेंट। तो फिर आपको ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा K1 इज इक्वल टू K2 P नॉट। तो K1 आपका सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, और इन अदर वर्ड्स इट्स अ रेट कांस्टेंट ऑफ यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। K2 is the rate constant of bimolecular reaction, and B naught is the concentration of that reactant which is in excess। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें?